हेलो व्यूअर्स, आज के वीडियो में हम देखेंगे कक्षा 10वीं बोर्ड एग्ज़ाम में वार्षिक परीक्षा में हिंदी विषय में पास होने के लिए कितनी आसानी से आप पास हो सकते हो यदि आज तक आपने कोई पढ़ाई नहीं करी है। ठीक है, शुरू से लेकर आज तक भी आपने कोई पढ़ाई नहीं करी है तो भी केवल 15 दिन की या केवल 10 दिन की तैयारी से ही आप बोर्ड एग्ज़ाम में 100% पास हो जाओगे। ठीक है, 100% पास हो जाओगे यदि आप हम जो बता रहे केवल उतनी तैयारी कर लोगे। केवल 4 या 5 दिन में भी यह तैयारी कर लोगे या केवल 2 दिन में भी आपकी क्षमता के अनुसार आप कर सकते हो, तो आप 2 दिन में भी तैयारी करके 100% पास हो जाओगे। ठीक है, यहाँ बात हो रही है पास हो जाओगे। तो शुरू करते हैं कि क्या तरीके हैं जिनसे आप 100% पास हो जाओगे यदि आज तक आपने कोई तैयारी नहीं करी है। तो यह आपको पता होना चाहिए कि जो हिंदी का पेपर होगा उसमें जो वैकल्पिक प्रश्न मतलब एक एक नंबर के कुल 30 प्रश्न आएंगे और ये 30 नंबर के रहेंगे। ठीक है, 30 नंबर के प्रश्न रहेंगे एक एक नंबर वाले। दो नंबर के कुल 2 के 12 प्रश्न रहेंगे और ये कुल 24 नंबर के हैं। 3 नंबर वाले 3 प्रश्न हैं और ये 9 नंबर के हैं और 4 नंबर के कुल 3 प्रश्न रहेंगे और ये 12 नंबर के होंगे कुल। तो इस प्रकार से यह जो पूरा पेपर है 75 अंक का होगा आपका। तो शुरू करते हैं। इसमें क्या क्या तरीके, कौन कौन सी चीज़ें आपको याद कर लेनी है बहुत ही आसानी से। जिस प्रकार 75 अंक का आपका पेपर होगा और इसमें से 25 अंक मतलब 33% लाने पे आप पास हो जाओगे। तो ये 75 अंक कैसे आसानी से ला सकते हो, बहुत कम पढ़कर केवल कुछ चीज़ों को याद कर कर या केवल कुछ चीज़ों को समझकर ही आप ये 25 अंक ले आओगे और बहुत ही आसानी से 100% पास हो जाओगे। तो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आपको जो हिंदी की आपकी 2 बुक है यह पता होना चाहिए। आपकी हिंदी की 2 बुक है, क्षितिज और कृतिका। ठीक है, तो यहाँ जो क्षितिज बुक है इसमें काव्य खंड भी और गद्य खंड भी है। तो काव्य खंड और गद्य खंड के जितने पाठ है और उनके जो कवि और लेखक है वो आपको पता होना चाहिए। कृतिका की बात हम बाद में करेंगे। सबसे पहले क्षितिज की, क्योंकि ये आपकी मुख्य पुस्तक है और इसमें से ही अधिकतर आने वाला है। तो यहाँ पे आपको पाठ का नाम और कवि या लेखक का नाम याद कर लेना है, क्योंकि यह प्रश्न जो है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में एक एक नंबर वाले क्वेश्चन में आता ही है। और यदि आपने याद कर लिया तो कम से कम 2 नंबर आपके तैयार यहीं से हो जाएंगे बहुत ही आसान तरीके से। तो काव्य खंड में जो कवि और उनकी रचनाएं हैं वह हम सबसे पहले देखेंगे। तो यहाँ पे है सूरदास जिनकी रचना है पद। इसके बाद है तुलसीदास, राम लक्ष्मण परशुराम संवाद इनकी रचना है। इसके बाद है जयशंकर प्रसाद, इनकी रचना है आत्मकथ्य। क्योंकि ये प्रश्न जोड़ी बनाने में आता ही है, रिक्त स्थान में भी आ जाता है कितनी बार। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की 2 रचनाएं हैं, उत्साह और अट नहीं रही है। उत्साह और अट नहीं रही है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की है। इसके बाद जो है नागार्जुन, इनकी भी 2 कविताएं हैं, दंतुरित मुस्कान और फसल। इसके बाद है मंगलेश डबराल, इनकी रचना है संगतकार। तो केवल काव्य खंड में केवल 6 पाठ है आपके, बहुत आसान है। सूरदास पद, तुलसीदास राम लक्ष्मण परशुराम संवाद, जयशंकर प्रसाद आत्मकथ्य, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की 2 कविताएं उत्साह और अट नहीं रही है। इसके बाद है नागार्जुन की 2 कविताएं, यह दंतुरित मुस्कान और फसल, और मंगलेश डबराल की रचना संगतकार। ठीक है, इसके बाद हमें गद्य खंड के भी याद करने हैं। इसके बाद हम गद्य खंड के भी पाठ और लेखक के नाम याद कर लेंगे, क्योंकि इसका उपयोग और एक जगह भी होगा। तो यहाँ से भी हमें 1 नंबर मिल जाना है। तो ये है स्वयं प्रकाश, इनकी रचना है नेताजी का चश्मा। ठीक है, नेताजी का चश्मा जो कि एक कहानी है। ठीक है, स्वयं प्रकाश की कहानी है या नेताजी का चश्मा। इसके बाद है राम वृक्ष बेनीपुरी, इनकी रचना बाल गोविंद भगत जो कि एक रेखा चित्र है। इसके बाद यशपाल का लखनवी अंदाज है जो एक व्यंग है।
अगला है मन्नू भंडारी की एक कहानी यह भी, जो एक आत्मकथा का भाग है। इसके बाद है यतीन्द्र मिश्र का नौबत खाने में इबादत और भदंत आनंद कौशल्यायन का संस्कृति निबंध। तो यहाँ पर 7 से लेके 12 पाठ में है स्वयं प्रकाश का नेताजी का चश्मा, रामवृक्ष बेनीपुरी, यशपाल का लखनवी अंदाज, मन्नू भंडारी की एक कहानी यह भी, यतीन्द्र मिश्र का नौबत खाने में इबादत और भदंत आनंद कौशल्यायन के संस्कृति। तो यह इतना आपने याद कर लिया काव्य खंड के पाठ और उनके कवि और गद्य खंड के पाठ और उनके लेखक। तो यहाँ से आपका 1 नंबर तैयार हो गया है। इसके साथ ही गद्य खंड में जैसे नेताजी का चश्मा एक कहानी है और मन्नू भंडारी की एक कहानी, यह भी आत्मकथा है। भदंत आनंद कौशल्यायन का संस्कृति जो एक निबंध है, यह भी ध्यान रखना है। तो इस प्रकार आपके गद्य खंड और काव्य खंड से मिलके 2 नंबर तैयार हो जाएंगे। ठीक है, 2 नंबर आपको यहाँ से मिल जाएंगे। आपको 25 नंबर में से 2 नंबर यहाँ मिल जाएंगे। तो यह बहुत आसान है, 1-1 नंबर करके हम तैयारी करेंगे, पूरे 25 नंबर की हो जाएगी। इसके बाद रस और उनके स्थायी भाव याद करेंगे। ठीक है, क्योंकि हमने काव्य खंड और गद्य खंड के पाठ और उनके लेखक और कवि याद करके 2 नंबर तैयार कर लिए हैं। अब हम रस और उनके स्थायी भाव याद करेंगे और इससे हमको 1 नंबर, वैकल्पिक प्रश्न में 1 नंबर मिलना ही मिलना है, क्योंकि यह प्रश्न आता ही है। तो इसको भी याद कर लेंगे, बहुत आसान है। 9 रस जो है हम याद कर लेंगे। रस के 9 प्रकार होते हैं। ठीक है, रस के 9 प्रकार होते हैं और 10वां रस वात्सल्य रस को माना गया है। तो हम 10 याद करेंगे यहाँ पर। तो रस और उनके स्थायी भाव हमें याद करना है। तो रस है श्रृंगार रस, इसका स्थायी भाव है रति। वीर रस, ठीक है, वीर रस का उत्साह। शांत रस निर्वेद। रौद्र रस का क्रोध। विभत्स रस जुगुप्सा। हास्य रस का हास। भयानक रस का स्थायी भाव है भय। करुण रस का शोक। अद्भुत रस का आश्चर्य और वात्सल्य रस का वत्सलता। तो रस और उनके स्थायी भाव से संबंधित क्वेश्चन आएगा ही आएगा। ठीक है, आएगा ही। 1 नंबर आपको यहाँ से मिलेगा ही सही। जो मुख्य रूप से आपको याद करने में वो है करुण रस, शोक, ये वेरी इंपॉर्टेंट है, आता ही है। रौद्र रस क्रोध। शांत रस निर्वेद और श्रृंगार रस रति। वीर रस उत्साह। ये मेन हम याद कर लेंगे, सबसे ज़्यादा तो यही आते हैं। श्रृंगार का रति, वीर का उत्साह, शांत का निर्वेद, रौद्र का क्रोध। ठीक है, तो इतना तो अब हमें याद करना है। इसके साथ नीचे जो था करुण रस का शोक। ये जो है 5 रस वेरी इंपॉर्टेंट है, अधिकतर इनमें से ही क्वेश्चन आते हैं। कुल 10 रस है और उनके 10 स्थायी भाव है। यहाँ से 1 नंबर हमें मिलेगा ही मिलेगा। इस प्रकार से हमने 3 नंबर की तैयारी कर ली है। अब अगला जो पॉइंट हम याद करेंगे वो है दोहा और चौपाई छंद। ये आपके कोर्स में है। ठीक है, दोहा और चौपाई छंद आपके कोर्स में है और इनमें से या तो दोहा आएगा या चौपाई छंद आएगा या अथवा में आ सकता है और 2 नंबर का क्वेश्चन आएगा ही आएगा। तो ये आपको याद कर लेना है। यहाँ से 2 नंबर आपको मिलेंगे। दोहा और चौपाई छंद दोनों याद करना है, जिससे कि आपके 2 नंबर पक्के हो जाएंगे। तो इसको हम याद कर लेंगे। दोहा छंद की परिभाषा उदाहरण सहित दीजिए, ऐसा प्रश्न आएगा। तो इसका उत्तर लिखा जाएगा दोहा मात्रिक छंद है। ठीक है, दोहा मात्रिक छंद है। इसमें 4 चरण होते हैं। इसके पहले और तीसरे चरण में 13-13 मात्राएं तथा दूसरे और चौथे चरण में 11-11 मात्राएं होती है। ठीक है, पहले और तीसरे में 13-13, दूसरे और चौथे चरण में 11-11 मात्राएं होती है। और इसका उदाहरण है रहीमन पानी राखिए, बिन पानी सब सुन, पानी गए न उबरे, मोती मानस चुन। तो ये दोहा छंद वेरी इंपॉर्टेंट है, याद कर ही लेना है आपको। इसके बाद अगला हम करेंगे चौपाई छंद। तो चौपाई छंद यह एक सममात्रिक छंद है। इसके 4 चरण होते हैं। इसके प्रत्येक चरण में 16-16 मात्राएं होती है। तो उदाहरण भी याद करना जरूरी है, क्योंकि 2 नंबर के क्वेश्चन में प्रश्न आता है उदाहरण सहित लिखिए। तो उदाहरण भी हम लिखेंगे तो हमें 2 नंबर पूरे मिलेंगे। तो चौपाई छंद की परिभाषा, यह एक सममात्रिक छंद है। इसके 4 चरण होते हैं।
इसके प्रत्येक चरण में 16-16 मात्राएं होती है। इसका उदाहरण है मंगल भवन अमंगल हारी द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। तो इस प्रकार से 2 नंबर यहाँ से मिल जाएंगे या तो दोहा या चौपाई एग्जाम में आएगा ही आएगा। तो 3 नंबर की तैयारी हमने पहले ही कर ली थी और ये 2 नंबर की तैयारी यहाँ हो गई। तो इस प्रकार आपके 5 नंबर पक्के हो गए। ठीक है, 5 नंबर पक्के हो गए हैं। इसके बाद अगला जो हम याद करेंगे वो है अलंकार। तो 4 अलंकार आपके कोर्स में है वैसे तो, लेकिन आपको 2 यहाँ याद करना है। इन दोनों में से एक आएगा ही आएगा, क्योंकि अथवा में आते हैं। तो अथवा में एक अलंकार इन दोनों में से आ जाएगा। तो यहाँ से भी आपकी 2 नंबर की तैयारी हो जाएगी। 5 नंबर की पहले तैयारी कर ली थी, 2 नंबर की यहाँ से, तो 5 और 2 7 नंबर अलंकार सहित आपके तैयार हो जाएंगे। तो अलंकार में सबसे पहले हम करेंगे मानवीकरण अलंकार। ठीक है, मानवीकरण अलंकार को उदाहरण से ही समझाइए। मानवीकरण अलंकार को उदाहरण से ही समझाइए। तो इसका उत्तर हम लिखेंगे, काव्य में जहाँ निर्जीव पदार्थों या वस्तुओं पर मानवीय क्रियाओं या भावनाओं का आरोपण किया जाए वहाँ मानवीकरण अलंकार होता है। काव्य में जहाँ निर्जीव पदार्थों या वस्तुओं पर मानवीय क्रियाओं या भावनाओं का आरोपण किया जाए वहाँ मानवीकरण अलंकार होता है। और इसका उदाहरण है, मेघ आए बड़े बन-ठन के सवर के। ठीक है, एक लाइन भी आप लिख दोगे तो भी आपको मिल जाएगा 1 नंबर। मेघ आए बड़े बन-ठन के सवर के। तो ये मानवीकरण अलंकार याद करना है। और इसके साथ जो दूसरा अलंकार हम याद करेंगे वह है पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार। पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार को उदाहरण से ही समझाइए। तो पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार में हम लिखेंगे, जहाँ काव्य में क्रमशः शब्दों की आवृत्ति एक समान होती है किंतु अर्थ की भिन्नता नहीं होती, वहाँ पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार होता है। तो शब्दों की आवृत्ति हो रही, जैसे उदाहरण देखो, सुबह सुबह बच्चे काम पर जा रहे हैं। तो सुबह सुबह, ये सुबह जो शब्द है इसकी 2 बार आवृत्ति हो गई यहाँ पर, लेकिन अर्थ नहीं बदला, अर्थ वही है, इसलिए यहाँ पर पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। जहाँ काव्य में क्रमशः शब्दों की आवृत्ति एक समान होती है किंतु अर्थ की भिन्नता नहीं होती, वहाँ पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार होता है। सुबह सुबह बच्चे काम पर जा रहे हैं, ये इसका उदाहरण है। और ये हमने 2 अलंकार याद करके अपने कुल 7 नंबर तैयार कर लिए हैं। इसके बाद हम फिर से 2 नंबर की तैयारी करेंगे। 7 नंबर तैयार कर लिए थे, फिर से 2 नंबर की तैयारी करके कुल 9 नंबर की तैयारी हम यहाँ तक कर लेंगे, जब हम रीतिकालीन काव्य की विशेषताएं, प्रयोगवाद और प्रगतिवाद की विशेषताएं याद कर लेंगे। तो विशेषताएं वाला प्रश्न आता ही है। ठीक है, विशेषताएं वाला प्रश्न आता ही है। और यहाँ तक तैयारी करके हमारे कुल 9 नंबर हो जाएंगे। ठीक है, तो विशेषताएं बहुत आसान तरीके से यहाँ लिखी हुई है, आप आसानी से याद कर सकते हो। तो सबसे पहली जो विशेषता हम करेंगे वह है रीतिकालीन काव्य की 2 विशेषताएं लिखिए। ठीक है, रीतिकालीन काव्य की 2 विशेषताएं। तो 2 विशेषताओं में आपको पहले तो पॉइंट याद करना है। पहली है लक्षण ग्रंथों की प्रधानता और दूसरी विशेषता है श्रृंगार रस की प्रधानता। ठीक है, लक्षण ग्रंथों की प्रधानता और श्रृंगार रस की प्रधानता। फिर इसमें हम लिख सकते हैं, लक्षण ग्रंथों में इस काल के कवियों ने लक्षण ग्रंथों की रचना प्रमुखता से की है। इस काल के कवियों ने लक्षण ग्रंथों की रचना प्रमुखता से की है। इसके बाद श्रृंगार रस की प्रधानता में हम लिख देंगे, इस काल की रचनाओं में श्रृंगार रस प्रधान है। तो बहुत आसान है, दोनों रीतिकालीन काव्य की विशेषताएं, लक्षण ग्रंथों की प्रधानता और श्रृंगार रस की प्रधानता। इसके बाद जो है प्रगतिवाद की प्रमुख विशेषताएं लिखिए। तो प्रगतिवाद की विशेषता है, कोई सी भी 2 याद कर लो। शोषक के प्रति विद्रोह की भावना, शोषक के प्रति विद्रोह की भावना। दूसरी है शोषित के प्रति सहानुभूति और तीसरी है मानवतावादी दृष्टिकोण। तो कोई से भी 2 आप याद कर लोगे तो प्रगतिवाद की विशेषता हो जाएगी, 2 ही लिखनी होगी हमें। इसके बाद है प्रगतिवाद के 3 प्रमुख कवि, यह भी याद कर सकते हो, यह प्रश्न भी आने की पूरी संभावना है। तो प्रगतिवाद के 3 कवि में है नागार्जुन, इनकी रचना युगधारा, केदारनाथ अग्रवाल, युग की गंगा, त्रिलोचन मिट्टी की बारात। ठीक है, 1 या 2 बार इनको पढ़ लो, याद रहेगा। नागार्जुन की है युगधारा,
केदारनाथ अग्रवाल, युग की गंगा, त्रिलोचन, मिट्टी की बारात। तो प्रगतिवाद के प्रमुख 3 कवि और उनकी रचनाएं। इसके बाद है नई कविता की 3 प्रमुख विशेषताएं लिखनी है। ठीक है, 3 प्रमुख विशेषताएं नई कविता की। तो पहली है लघु मानववाद की प्रधानता, दूसरी है क्षणवाद की प्रधानता और काव्य में नए नए प्रयोग। ठीक है, लघु मानववाद की प्रधानता नई कविता में है, क्षणवाद की प्रधानता है, काव्य में नए नए प्रयोग है। इसके अलावा एक्स्ट्रा 2 नंबर की तैयारी भी आप यहाँ से कर सकते हो। 9 नंबर के अलावा जब आप नई कविता के और प्रगतिवाद के कवि याद कर लोगे तो, लेकिन ये याद नहीं होता तो इनको हमने नंबर में नहीं जोड़ा है। हमारे 9 नंबर तैयार हो रहे हैं यहाँ पर, इनको अलग से हमने नहीं जोड़ा है, लेकिन फिर भी देख लेते हैं। नरेश मेहता की रचना उत्सव, कुंवर नारायण, आमने सामने, दुष्यंत कुमार सूर्य का स्वागत। तो एक एक की रचना याद करो। ठीक है, नरेश मेहता उत्सव, कुंवर नारायण आमने सामने, दुष्यंत कुमार सूर्य का स्वागत। तो ये नई कविता के प्रमुख कवि है, उनकी रचनाएं हैं। तो यहाँ पर हमने जो जो याद करा है वह है रीतिकालीन काव्य की विशेषताएं। ठीक है, और प्रगतिवाद की विशेषताएं और नई कविता की विशेषताएं। तो ये विशेषताओं वाले प्रश्न में से 2 नंबर तैयार हो रहे हैं हमारे। और यदि आप एक कवि और ये भी याद कर लोगे, ठीक है, नई कविता के कवि और प्रगतिवाद के कवि भी याद कर ली यदि आपने, तो 2 नंबर एक्स्ट्रा भी यहाँ पर हो जाएंगे। तो हमने 9 नंबर तक की तैयारी कर ली है। तो 9 नंबर की तैयारी करने के बाद बाकी के जो बच्चे हैं 16 नंबर, उनकी तैयारी के लिए कुछ और 2-4 वीडियो आपको देखने पड़ेंगे हमारे, जो कि अब आने वाले हैं। ठीक है, समझ लो आने वाले हैं। तो इसमें हम सबसे पहले तैयारी करेंगे पत्र और प्रार्थना पत्र में से पत्र की। ठीक है, पत्र की तैयारी करेंगे। बहुत आसान होता है पत्र लिखना, और इतनी आसानी से हम पत्र लिखना सीखेंगे। यदि आपको पूरा लिखना भी नहीं आएगा तो भी आपको 2 नंबर तो यहाँ से मिलेंगे ही सही। 2 नंबर आसानी से आ जाएंगे, बिना कुछ याद करे 2 नंबर की तैयारी करेंगे हम यहाँ पर। इसके बाद है अपठित गद्यांश पद्यांश। तो अपठित गद्यांश करेंगे, इसमें पूरे 4 नंबर कैसे लाने हैं यह देखेंगे, इसका अलग से वीडियो आना है। इसके बाद जो है लेखक परिचय। तो लेखक परिचय हम कैसे लिखें। ठीक है, यहाँ पर हम कवि परिचय की बात नहीं कर रहे हैं अभी, उसको अलग से तैयार करेंगे। लेकिन यह 100% पास होने में हमने कवि परिचय नहीं लिया है, क्योंकि हर कवि का अलग कवि परिचय लिखना होता है। लेकिन लेखक परिचय हम इस तरह से याद करेंगे कि किसी भी लेखक का लेखक परिचय आए तो हम लिख लेंगे, और यहाँ पर हमें 2 नंबर आसानी से मिलना ही मिलना है। इसके बाद संदर्भ प्रसंग सहित व्याख्या में कुछ ऐसे ट्रिक्स से हम इसको करने वाले हैं कि यहाँ से भी हम 2 नंबर लेकर ही आएंगे बिना याद करे। ठीक है, तो इसका अलग से वीडियो, क्योंकि यह लिखकर समझाया जाएगा, केवल समझने की जरूरत होगी, केवल थोड़ा सा ही कुछ याद करने का होगा, बाकी समझकर आप आसानी से कर लोगे। तो बाकी जो शेष बचे हमारे नंबर, उसमें से देखो बिना याद करे 2 नंबर यहाँ से लाओगे इस वीडियो को देखकर। इस वीडियो को देखकर भी आप 4 नंबर ले आओगे, इस वीडियो को देखकर 2 नंबर ले आओगे। तो यहाँ से 8 नंबर हम कवर कर लेंगे, बच्चे जो 16 उसमें से। इसके बाद जो है कृतिका के ऐसे इम्पोर्टेंट 6 प्रश्न तैयार करेंगे, जिसमें से 1 या 2 प्रश्न आएंगे ही आएंगे, और यहाँ से हम 2 नंबर की तैयारी तो कर ही लेंगे। कृतिका के 6 प्रश्न जो एग्ज़ाम में आने ही हैं। ठीक है, 6 में से, ठीक है, 6 प्रश्न नहीं आएंगे यहाँ, 6 में से 1 प्रश्न ऐसा आएगा कि 2 नंबर की तैयारी कर लोगे आप। इसके बाद काव्य खंड के 10 वो प्रश्न याद करेंगे जो एग्ज़ाम में, जिसमें से 2 या 3 प्रश्न आएंगे ही, या तो सब भी आ सकते हैं, लेकिन 2 या 3 प्रश्न आने की पूरी संभावना। यहाँ से हम 4 नंबर की तैयारी करेंगे। इसके बाद गद्य खंड के 10 ऐसे प्रश्न याद करेंगे जिसमें से 2 या 4 नंबर के प्रश्न आएंगे। इसे तो हम 2 भी जोड़ लेते हैं, तो भी हमारे पूरी तैयारी हो जाएगी यहाँ से। इसके बाद जो एक क्वेश्चन करेंगे संवाद या विज्ञापन। ठीक है, विज्ञापन लिखने का बहुत आसान तरीका तैयार करेंगे, इसका एक अलग से वीडियो आना है, और यहाँ से हम पूरे 3 नंबर लेकर आएंगे। तो यह समझ लो संवाद या विज्ञापन या अनुच्छेद,
ये ऑप्शन में आएगा, ठीक है। या तो अनुच्छेद या विज्ञापन आएगा या अनुच्छेद या संवाद आएगा। तो इनमें सबसे आसान है, जिसको बिना याद करे कर लोगे तो वो है संवाद या विज्ञापन। इसलिए हमने यहाँ पर ये लिया है संवाद या विज्ञापन। अनुच्छेद भी लिखा जा सकता है यदि आपको आता है तो, लेकिन इनको बिना याद करे लिख लोगे, ठीक है। बिना याद करे लिख लोगे, 3 नंबर लेकर आओगे। तो यहाँ पर 9 नंबर की जो तैयारी हमारी पहले हो गई थी, उसके बाद 16 बच्चे थे। 16 में से यहाँ पर 2 नंबर आ जाएंगे, तो अब बच्चे हमारे 14 नंबर लाने हैं। अपठित गद्यांश पद्यांश में से बिना याद करे हम 2 नंबर लाएंगे। तो अब बच्चे यहाँ पर हमारे 12 नंबर की तैयारी और करनी थी। 12 में से 2 नंबर हम यहाँ से लाएंगे, तो बच्चे 10 नंबर की तैयारी हमें और करनी है। संदर्भ प्रसंग सहित व्याख्या में से हम 2 नंबर लेकर आएंगे। तो अब 10 में से 2 नंबर यहाँ आ जाएंगे, तो 8 नंबर की तैयारी और शेष बची है। 8 में से कृतिका में से आपके क्वेश्चन आएंगे ही आएंगे, तो 8 में से 2 नंबर यहाँ से आ जाएंगे, तो हमारे 6 नंबर के क्वेश्चन बचे हैं। अब 6 नंबर में से समझ लो, काव्य खंड में से कम 4 नंबर तो आएंगे ही, तो 6 में से हम 2 भी मान लेते हैं, तो यहाँ 4 नंबर और शेष लाने हैं। यहाँ से 2 नंबर लाएंगे, तो 2 नंबर शेष लाने हैं, यहाँ से 2 नंबर लाएंगे। बल्कि इनमें से भी ज़्यादा क्वेश्चन आएंगे, 2 नंबर नहीं, ये तो हम कम से कम बता रहे हैं, लेकिन ज़्यादा नंबर के क्वेश्चन यहाँ से आएंगे। तो इस प्रकार आपके पूरे 25 से 30 नंबर की तैयारी हो जाएगी इन सारे वीडियो को देखकर, और आप 100% पास हो जाओगे, ठीक है। 100% पास हो जाओगे यहाँ से। तो इस प्रकार इन जो टॉपिक के जो वीडियो हैं वो अलग से इसलिए बनाने पड़ेंगे क्योंकि इनको थोड़ा सा समझाकर, लिखकर, समझाकर बताएंगे, जिससे आपको इतनी आसानी से समझ में आ जाए कि फिर ज़्यादा याद करने की आवश्यकता नहीं रहे। चाहे वो अपठित हो, लेखक परिचय हो या संवाद या विज्ञापन, उसको लिखकर बताया जाएगा जिससे कि आसानी से आपको समझ में आ जाए। तो इस प्रकार से हमने देख लिया है कि कक्षा 10वीं हिंदी विषय में किस तरह से आप 100% पास हो जाओगे। इसके अलावा और किसी विषय की भी आपको यदि तैयारी करनी है, जिसकी कोई तैयारी नहीं हुई है, तो उसमें 100% पास होने के तरीके हम बताएंगे और ऐसे वीडियो लाएंगे जिससे कि बहुत कम तैयारी में भी आप पूरी तैयारी कर लोगे। तो इसी प्रकार के और वीडियो देखने के लिए, कक्षा 10वीं की संपूर्ण तैयारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।